सुरभि को समझ नहीं आ रहा था कि इस घटना पर वह प्रसन्न हो या दुखी। कुदरत का ये कैसा खेल है, वह अपने आप से सवाल कर रही है। जिस बात के लिए उसे 11 वर्षों से समाज के लांछन और ताने मिले, लोग जिसे उसके अस्तित्व पर एक धब्बा समझते हैं, जिसने न सिर्फ उसके शरीर बल्कि सोच तक को झकझोर दिया, क्या आज के तथ्यों की परिणति उन सबको नकार देगी? उसने उदय को फोन किया। हेलो उदय, आप घर कब आएंगे? आज कम ही कस्टमर हैं, सो जल्दी आ जाऊंगा। उदय ने जवाब दिया। मुझे एक जरूरी बात कहनी है। पिछले शुक्रवार को मेरा पीरियड आना था। आप तो जानते हैं मेरे पीरियड 1-2 दिनों से ज़्यादा आगे पीछे नहीं होते, पर शुक्रवार को नहीं आया तो मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया। आज एक दिन लेट होने पर मैंने टेस्ट किया, कहकर सुरभि खामोश हो गई। हाँ, तुमने बताया था कि इस बार। हाँ, क्या हुआ टेस्ट में? दोनों लाइन रंगीन हो गई, कहकर सुरभि चुप हो गई। उदय ने चहकते हुए कहा, क्या ये तो चमत्कार हो गया, यकीन ही नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। पहले आप घर आइए, फिर देखते हैं क्या करना है। सुनो, अपना ध्यान रखो। कल से घर के सब काम बंद। मैं आज ही माँ को फ़ोन करके बुला लेता हूँ और एक 24 घंटे की काम वाली ढूंढता हूँ। सुरभि ने कहा, अभी किसी से कुछ मत बोलिए। ये किट वाला टेस्ट उतना प्रामाणिक नहीं होता है। कल लैब टेस्ट कराती हूँ। आप जल्दी आओ, मैं फ़ोन रखती हूँ। अयांश रो रहा है। ओके, मैं बस निकल रहा हूँ। मोबाइल रखकर सुरभि ने अयांश को गोद में लिया और चुप कराने लगी। वैसे माला बहुत ध्यान रखती है दोनों बच्चों का, पर जब उन्हें सोना होता है तब माँ को ही खोजते हैं। सुरभि की गोद में आते ही बच्चे 10-15 मिनट में सो जाते हैं। अयांश को सुलाकर सुरभि ने माला से पूछा, चारू कितने बजे सोई है? 6 बजे मैडम। ओके, फिर तो अभी उठेगी। मैं उसके लिए दूध बनाकर रखती हूँ, उठते ही उसको चाहिए होगा, कहकर सुरभि रसोई में गई। पहले दूध खौलाया, फिर उसे ठंडा किया और चारू के पीने के लिए बोतल में भर दिया। बोतल माला को दे दी। दिन भर के काम से सुरभि थक चुकी थी। वह पलंग पर लेटी लेटी सोचने लगी। लगता है जैसे कल की ही बात हो। पूरा घर ठसाठस भरा है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, उदय और सुरभि को ढेर सारे दोस्त, जाने कितने लोग आए हुए हैं। आने का प्रयोजन भी बड़ा है। शादी के 11 साल बाद त्रिपाठी भवन में बच्चों की किलकारियां गूंजी है। साल 2012 में उदय और सुरभि का विवाह हुआ था। विवाह के समय सुरभि 25 वर्ष की थी और उदय 28 वर्ष का था। शहर के बड़े बाजार में उदय की डिजाइनर दुनिया नाम से रेडीमेड कपड़े की दुकान है। वहाँ कुल 10 लोग काम करते हैं। डिजाइनर दुनिया रेडीमेड कपड़ों के लिए शहर की अच्छी दुकानों में शामिल है। शादी के बाद दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। दोनों साल में एक बार बाहर घूमने भी जाते थे। शाम को घर लौटते वक्त उदय अक्सर मोगरे के फूलों का गजरा ले आता, जो सुरभि को बहुत पसंद है। हफ्ते में एक दिन वे फिल्म देखने जाते और लौटते समय चटपटा चाट हाउस की चाट भी खाते थे। शादी के 1 साल बीतने के बाद सबने पूछना शुरू किया खुशखबरी के बारे में। उदय की माँ यूपी से जब फ़ोन करती, वो थोड़ी देर में यह बात पूछ ही लेती। अरे, पड़ोस का अजय है ना, जो तुम्हारे साथ पढ़ा था, उसकी शादी अभी पिछले मई में हुई थी। सुना है बहुरिया गर्भवती है। अब तुम लोग भी जल्दी कुछ अच्छी खबर सुनाओ। एक बच्चे का मुंह देख लूं तो चैन से ऊपर जाऊं। ऐसी बातें हर दूसरे दिन माँ या तो उदय या सुरभि से कहती। पड़ोसी और दोस्तों ने भी गाहे बगाहे पूछना शुरू कर दिया था। पड़ोस के अग्रवाल जी अक्सर सुबह टहलते समय उदय से पूछ बैठते, बेटा जल्दी से मुझे ताऊजी बोलने वाला घर में लाओ, घर पूरा हो जाएगा। शादी के 4 साल बाद भी सुरभि की गोद सूनी ही रही। दोनों को अब चिंता होने लगी थी। उदय ने इस बारे में अपने अच्छे दोस्त विकास गुप्ता से चर्चा की तो उसने शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा वर्मा को दिखाने का सुझाव दिया। दोस्त की सलाह मानते हुए दोनों ने डॉक्टर शोभा को दिखाया। पूरे
3 साल इलाज चला। दोनों की कई सारी जांच हुई, कई सारी दवाएं चली। डॉक्टर शोभा ने बहुत कोशिश की कि सुरभि की सूनी गोद प्राकृतिक रूप से भर जाए, पर सफलता हाथ न लगी। आखिर में उन्होंने उदय को नई तकनीक का सहारा लेने की सलाह दी और इस बाबत अपनी दोस्त डॉक्टर अमृता अय्यर से बात भी की। डॉक्टर अमृता देश की मशहूर आईवीएफ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहली ही मुलाकात में उदय सुरभि को समझाया कि संतान के लिए पुरुष का शुक्राणु स्त्री के डिंब से मिलता है और एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है। यह भ्रूण स्त्री के गर्भ में 9 महीने पलता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। या तो पुरुष के शुक्राणु में कमी है या स्त्री के डिंब, जिसे हम आम बोलचाल में अंडे कहते हैं, कमज़ोर है या फिर स्त्री की गर्भ में दिक्कत है। मैंने तुम दोनों की सारी रिपोर्ट देखी है। तुम्हारे मामले में तीनों ही सही है। फिर हम संतान विहीन क्यों हैं, मैडम? उदय ने पूछा। अक्सर बाहरी कारणों से भी भ्रूण नहीं बन पाते या स्त्री गर्भाधान नहीं कर पाती। ये प्रक्रिया जितनी आसानी से मैंने तुम्हें समझाई है उतनी आसान नहीं है। एक सफल गर्भाधान के लिए सैकड़ों अन्य बातें भी जरूरी है। तुम दोनों की आयु देखते हुए पहले मैं तुम्हारे शुक्राणु और सुरभि के अंडे लेकर उन्हें लैब में प्रोसेस करेंगे। लैब में भ्रूण बनाएंगे और उसे नियत समय पर सुरभि की गर्भ में डालेंगे। ज़्यादातर मामलों में गर्भ उस भ्रूण को स्वीकार करती है और स्त्री गर्भवती हो जाती है। इसमें हमें क्या करना होगा? उदय ने पूछा। तुम दोनों को कुछ खास नहीं करना है। सिर्फ अगले 1 महीने कुछ दवाएं खाओ जिससे कि तुम्हारे शुक्राणु मजबूत हो और सुरभि के अंडे विकसित हो। इसके बाद मैं पीरियड से नियत दिन गिनकर सुरभि को बुलाऊंगी। उस दिन मैं सुरभि के अंडे निकालूंगी और तुम अपना विव देना। फिर हम लैब में उनको प्रोसेस करेंगे। भ्रूण बनने की दशा में उसके अगले महीने में उसे सुरभि की गर्भ में डालूंगी। इस पूरी प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं। तय प्रक्रिया के तहत दोनों ने 1 महीने दवाएं खाई। उसके बाद दोनों के जरूरी तत्व लिए गए। लैब में भ्रूण बनाया गया। उसके महीने भर बाद सुरभि के गर्भ में उस भ्रूण को डाला गया, पर गर्भ ने उसे स्वीकार नहीं किया और यह पूरी प्रक्रिया असफल रही। दोनों बहुत परेशान हुए। डॉक्टर अमृता ने उन्हें समझाया, आईवीएफ में साधारणतः 30 से 40% मामले सफल होते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे। चूँकि प्रक्रिया जटिल है और असफल होने पर मानसिक रूप से तोड़ देती है, इसलिए हम 2-3 महीने रुकते हैं। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे। सुरभि ने दुखी मन से कहा, आप जैसा ठीक समझे डॉक्टर। हम तो पिछले 3 महीने से बहुत उत्साहित थे। अब देखिए अगली बार क्या होता है। तुम दोनों धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा भी। मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया करती हूँ। उसकी सफलता या असफलता भगवान के हाथ में है। हमारा काम कोशिश करते रहना है। कहकर डॉक्टर अमृता ने 2-3 महीने बाद आने को कहा और आने के 1 महीना पहले वही दवाएं खाने की सलाह दी। 5 महीने बाद दोनों ने दोबारा प्रयास किया। इस बार भी असफलता हाथ लगी। दोनों टूटते जा रहे थे, पर हर बार एक उम्मीद के साथ खुद को तैयार करते। हर बार उदय और सुरभि 2 महीने इसी उम्मीद में जीते कि इस बार सब अच्छा हो। एक एक करके 4 बार आईवीएफ की प्रक्रियाएं असफल हुई और ऐसा करते करते पूरे 3 साल निकल गए। अब दोनों ने हार मान ली और निराश हो गए। अंतिम बार जब भ्रूण स्थानांतरण असफल हुआ तब डॉक्टर अमृता ने उन्हें सरोगेसी की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि इसमें भ्रूण किसी अन्य महिला के गर्भ में डालेंगे। वह महिला उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखेगी। बच्चा होने के बाद उसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी उदय सुरभि को दे दिया जाएगा। सब समझने के बाद सुरभि ने पूछा, मतलब वह बच्चा 9 महीने किसी और के गर्भ में पलेगा, फिर मैं उसकी माँ कैसे हुई? उस बच्चे की जैविक यानी बायोलॉजिकल माता पिता तुम ही दोनों होंगे। उसमें तुम्हारे ही डीएनए होंगे। बस ये समझ लो कि तुमने किराए की गर्भ ली है। फिर अगर कल को वह महिला आ गई अपना बच्चा मांगने तो हम क्या करेंगे? सुरभि ने घबराकर कहा। ये एक सख्त कानून प्रक्रिया के तहत होता है। उसके अंतर्गत तुम दोनों का एक एग्रीमेंट होगा मेरे हॉस्पिटल से। फिर हॉस्पिटल उस महिला से भी एग्रीमेंट करेगा।
इस प्रक्रिया की गोपनीयता हमारी जिम्मेदारी है। इसके उल्लंघन होने पर मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उदय ने डॉक्टर अमृता से सोचने का समय मांगा। 1 महीने बाद सबसे राय मशवरा करके दोनों ने डॉक्टर अमृता के हॉस्पिटल से सरोगेसी के लिए एग्रीमेंट कर लिया। कई सारी टेस्ट और प्रक्रियाएं हुई। डॉक्टर अमृता ने उदय के शुक्राणु और सुरभि के अंडों से भ्रूण बनाकर सरोगेट के गर्भ में डाला। सरोगेट महिला का गर्भधान सफल रहा। उसकी कोख ने 2 भ्रूण स्वीकार लिए। डॉक्टर अमृता समय समय पर बच्चों के बारे में उदय और सुरभि को बताती रहती। उस महिला के लिए जरूरी कपड़े, भोजन, दवाएं, खान पान का उचित प्रबंध हॉस्पिटल ही करता। इस बीच सितंबर में उदय ने सुरभि को उसके मायके भेज दिया था। आखिरकार 5 दिसंबर को डॉक्टर अमृता ने उदय को सूचित किया कि सरोगेट महिला से जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। एक बेटी, एक बेटा। दोनों बच्चे कल उन्हें सौंप दिए जाएंगे। उदय ने ये खबर तुरंत सुरभि को दी और कहा, आज मिठाई बांटता हूँ सबको और यही कहूँगा कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। सुरभि ने मना किया और कहा, मिठाई बांटो, बच्चे हुए ये भी बताओ, पर मैंने जन्म दिया है ये मत कहो। सच कहो कि सरोगेसी से हुए हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। भगवान ने हमारा अंश धरती पर भेजा है। उसकी बुनियाद हमें झूठ पर नहीं रखनी चाहिए। उदय और सुरभि इस खबर से बहुत खुश हुए। उनके जीवन की एक ऐसी कमी पूरी हो गई जिसके लिए वे सालों से प्रयासरत थे। सुरभि आज बहुत खुश थी। उसके और उदय के अंश त्रिपाठी खानदान के 2 चिराग इस दुनिया में आ चुके हैं। उसकी सास कमला ने तो ना जाने कहाँ कहाँ की मन्नतें पूरी करने की लिस्ट बना ली है। पर अब उदय ये सोचकर परेशान था कि लोगों से क्या बताए और क्या छिपाए। इस पूरी बात की जानकारी दोनों के माँ बाप के अलावा सिर्फ विकास को थी। उदय के मन में डर था कि सबको सच बताने पर लोग कहीं ना कहीं सुरभि के स्त्रीत्व या उसके पौरुष पर जरूर प्रश्न खड़ा करेंगे। उसी दिन सुरभि आगरा से वापस आई और अगले दिन उदय उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया। गुलाबी कपड़ों में लिपटे एक एक दिन के 2 मासूम नवजात बच्चे सुरभि की गोद में डालते हुए डॉक्टर अमृता ने कहा, ये दोनों नैन प्रो पीते हैं। हर 2 घंटे पर इन्हें दूध पिलाते रहना। हर बार दूध पिलाने के बाद बोतल गर्म पानी में उबाल लेना। आने वाले 4 महीने इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बच्चों के डॉक्टर विवेक सिन्हा को बुलाया है। वे दूसरे कैबिन में हैं। वे तुम्हें अन्य सावधानियां बताएंगे। सुरभि की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछा, डॉक्टर, इनकी असली माँ ने कैसे इन्हें खुद से अलग किया होगा? 9 महीने गर्भ में पालने के बाद तुरंत अलग कर देना, ये सोचकर ही दिल दहल जा रहा है कि आज उस माँ पर क्या बीत रही होगी। मुझे 2 मिनट में इनसे लगाव हो गया। उसने तो 9 महीने कहती हुई सुरभि रोने लगी। सुरभि, ये सब बातें दिमाग से निकाल लो। तुमने कम तकलीफ सहे हैं क्या इस दिन के लिए? ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मार्मिक पहलू है। अब दिमाग से ये निकाल दो कि ये तुम्हारी गर्भ से नहीं जन्मे हैं। आज से तुम ही इनकी माँ हो। दुनिया यशोदा को ही कान्हा की माँ कहती है। कान्हा का जन्म तो देवकी की कोख से हुआ था। जिसने इन्हें जन्म दिया उसका तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। सबकी अपनी अपनी विवशता होती है। आज पैसा बहुतों के पास है, लेकिन सबको सरोगेट मदर नहीं मिलती है। और हाँ, आज के बाद मेरे सामने इस विषय पर दोबारा बात नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करो। कहते हुए डॉक्टर अमृता का चेहरा गंभीर और लहजा सख्त हो गया। उदय ने तुरंत कहा, जी डॉक्टर, आपका धन्यवाद। हम कैसे करें? बस यही कहूँगा कि हमारा रोम रोम आपका कर्जदार है। डॉक्टर अमृता से मिलने के बाद दोनों कैबिन से बाहर आ गए और डॉक्टर सिन्हा के कैबिन के बाहर बैठकर अपनी बारी की इंतजार करने लगे। सुरभि ने किसी तरह दोनों हाथों में अलग अलग बच्चों को पकड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वह आंखें मूंदे सो रहे दोनों नवजन्मे को डबडबाई आंखों से देख रही थी। उसे इन्हें ठीक से पकड़ना भी नहीं आ रहा। एक एक करके उसने दोनों का माथा चूमा, पैर चूमे। उदय की ओर देखते हुए उसने कहा, आज मैं संपूर्ण हो गई।
ईश्वर से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं इन्हें इतना प्यार दूंगी जितना किसी ने अपने बच्चों को ना दिया होगा। इनके नाम होंगे अयांश और चारू। इसके बाद दोनों डॉक्टर विवेक सिन्हा से मिले, जिन्होंने बच्चों को समय समय पर लगाने वाले टीकों की फाइल दी और उनकी लगोट से लगाए डब्बे वाले दूध को बनाने, बोतल से उसे पिलाने के तरीके इत्यादि के बारे में सब कुछ विस्तार से समझाया। दोनों बच्चों के साथ उदय ने एक सेल्फी ली। सुरभि ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, इसे कहीं पोस्ट मत करना, बच्चों को नज़र लग जाएगी। अभी अगले महीने 2-3 महीने तक किसी को घर पर मत बुलाना। मैं चाहती हूँ पहले ये दोनों मुझे तो स्वीकार कर ले। मैं इनके साथ जीना चाहती हूँ। मुझे इस समय सिर्फ ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो मैं इन्हें लेकर आगरा लौट जा रही हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं भी अब इनसे दूर नहीं रह सकता। एक काम करते हैं, जब हम इनके साथ खूब अच्छे से रहना शुरू कर लेंगे तब एक पार्टी करेंगे, सबको बुलाएंगे। तब तक सिर्फ तुम, मैं और हमारे अयांश और चारू। ये कहते हुए उदय की आंखें नम हो गई। उदय ने डॉक्टर अमृता की मदद से एक एजेंसी से बात करके 24 घंटे साथ रहने वाली एक आया ढूंढी, जो कल से घर आ जाएगी। उस दिन शाम से सुरभि का मातृत्व जीवन शुरू हुआ। उदय ने अपने दुकान के आसपास के सभी दुकानों में मिठाई के डब्बे भिजवाए। उधर इस खबर के बाद सुरभि को जानने वालों के दनादन फोन आने लगे। उदय ने उसे मना किया था कि किसी की फोन उठाने से। उसने सुरभि से कहा कि धीरे धीरे सबको बताएंगे। अभी वह अपनी खुशियों पर ग्रहण नहीं लगाना चाहता है। सुरभि ने भी इस समय बहस करना सही नहीं समझा। दोनों ने तय किया कि 3 महीने तक वे ना तो कोई पार्टी देंगे और ना ही बच्चों को कहीं बाहर ले जाएंगे। उदय ने सबसे यही कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है, 3 महीने बच्चे सिर्फ माँ बाप के पास घर में रहते हैं। लोगों ने भी सोचा कि इतने साल बाद बच्चे हुए हैं, सो उदय का इतना सशंकित होना जायज है। सबने खूब बधाइयाँ दी। घर आकर सुरभि ने सबसे पहले अपना कमरा बच्चों के अनुकूल किया। उदय को उसने एक लंबी लिस्ट पकड़ाकर मार्केट भेजा। सूती कपड़े की लंगोट, बेबी डायपर, दूध की 4 बोतलें, पलंग पे बिछाने का प्लास्टिक, कई सारे कपड़े जिनमें सामने बटन हो ताकि पहनने उतारने में आराम रहे। बच्चों के साथ पहली रात सुरभि 1 मिनट भी नहीं सोई। हर 2 घंटे पर उन्हें दूध पिलाना होता। एक सोता तो दूसरी जाग जाती। सुरभि के साथ साथ उदय भी सारी रात जगा। सुबह 4 बजे सुरभि ने उदय को सोने के लिए भेजा और खुद बच्चों के पास लेट गई। अगले दिन दोपहर में एक आया आई जिसका नाम माला था। माला बिहार से है और अब वो 24 घंटे बच्चों के साथ रहेगी। ये तय हुआ कि बच्चों की लंगोट या उनके कपड़े बदलना, धोना आदि माला देखेगी। उनकी दूध की बोतल उबालना, उनका दूध बनाना, उन्हें नहलाना, ये सब काम सुरभि स्वयं करेगी। साफ सफाई को लेकर सुरभि काफ़ी संजीदा है। उदय भी घर आकर पहले हाथ, पैर और मुंह धोता है। उसके बाद ही वह बच्चों को गोद में ले सकता है। सुरभि ने अपना पूरा वजूद बच्चों की देखभाल में लगा दिया। 15-20 दिनों में हालत ये हो गई कि सुरभि की आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए। उसे हमेशा सिर में दर्द रहने लगा। माला कहने को तो हमेशा साथ रहती, पर सुरभि उसे भी रात को सोने भेज देती। हर 2 घंटे पे जागने से हालत ये हुई कि सुरभि ने पिछले कई दिनों से एक बार भी पूरी नींद नहीं ली। दिन बीतते गए और सुरभि का बच्चों के प्रति समर्पण बढ़ता गया। उसने किसी का फोन उठाना, कहीं बात करना सब बंद कर दिया। उसे समय भी नहीं मिलता था। एक साथ ही छोटे बच्चे संभालना बहुत मुश्किल काम है। महीने भर बाद उदय की माँ कमला देवी आई। उन्हें भी दोनों ने महीने भर आने से मना किया था। उनके आने से सुरभि को कोई खास सहायता नहीं मिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत रात में संभालने की थी। वह सिर्फ और सिर्फ सुरभि करती थी। महीने भर बाद सुरभि इतनी बीमार पड़ी कि उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर रोज सुरभि की नींद नहीं पूरी होगी तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। उसे कम से कम 6-7 घंटे सोना ही पड़ेगा। सुरभि की बिगड़ती हालत के बाद उदय और माँ ने तय किया कि दिन में सुरभि सोए, वे देखभाल करेंगे। उदय ने दुकान का काम देखना कम कर दिया। फोन से ही दुकान संभालता
और दिन में एक बार जाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अयांश और चारू 3 महीने के हो गए। अब वे एक बार में 3-4 घंटे सोते थे, सो सुरभि को भी उसी बीच सोने का समय मिल जाता। बच्चों की जागने से पहले वह उठती, उनका दूध तैयार करती और उनके सोने के बाद सोती। इन 3 महीनों में सुरभि का 9 किलो वजन कम हो गया और कई सारी दवाएं शुरू हो गई। अयांश और चारू के 3 महीने के होने पर एक भोज का आयोजन हुआ। सारे रिश्तेदार, दोस्त और मोहल्ले के लोग आमंत्रित किए गए। लोगों को धीरे धीरे पता लग गया था कि ये बच्चे सरोगेसी से किए गए हैं। भोज का आयोजन उदय के घर के सामने वाले पार्क में किया गया। दोनों बच्चों को अलग अलग ट्रॉली पर बिठाकर उदय और सुरभि रात 8 बजे पंडाल में आए। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा उनकी तरफ। हर कोई बधाई देने लग गया। किस पर गए हैं? लड़का सुरभि पर है और लड़की उदय पर, कहते हुए उदय के फूफा ने दोनों के लिए लाए गिफ्ट दिए। ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे और ये खूब तरक्की करे, कहते हुए मामा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने हमारी सुन ली है। आप सब बच्चों को खूब आशीर्वाद दीजिए, ये हमेशा स्वस्थ रहे, तरक्की करे, हर किसी से कहती फिर रही थी उदय की माँ। उदय और सुरभि हर मेहमान से मिलते, उनका धन्यवाद करते और खाना खाकर भी वापस जाने का आग्रह करते। सब ठीक चल रहा था कि पड़ोस की छाया भाभी ने आखिर पूछ ही लिया, सुरभि, तुम जब मायके गई तब तो तुम्हारा पेट उतना नहीं निकला था, जबकि सुना है कि जुड़वा बच्चों में ज्यादा निकलता है। उदय समझ गया कि ये मजे लेने के लिए कह रही है। उसने सुरभि की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए हामी भरी। सुरभि समझ गई। उसने छाया भाभी से कहा, भाभी, मेरे पेट निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने सरोगेसी का सहारा लिया है। आपको नहीं पता है क्या? सरोगेसी? ओ, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा तुमने जन्म दिया है इनको। इनकी माँ मैं ही हूँ, कहती हुई सुरभि ने अपना लहजा सख्त किया। छाया भाभी मौके की नज़ाकत समझ गई। बोली, हाँ भाई, इसमें दो राय नहीं है। तुम ही इनकी माँ हो। देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आज इनकी नज़र ज़रूर उतारना। नज़र तो पक्का उतारूंगी, इन बच्चों की भी और हम दोनों की भी, कहकर सुरभि आगे बढ़ गई। पार्टी में आमंत्रित कई लोगों को पता तो था ये सब, पर ज़्यादातर लोग खुश थे। उदय और सुरभि का व्यवहार ही ऐसा है, कभी किसी से कोई वाद विवाद नहीं, अपनी जिंदगी में मस्त व्यस्त। लेकिन छाया भाभी जैसे लोग भी हैं जिनको सुरभि ने सही जवाब दिया था। धीरे धीरे सबने स्वीकार कर लिया और सुरभि अपने मातृत्व में रम गई। उसकी दुनिया के इर्द गिर्द सिमट गई। उसकी दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द सिमट गई। किसी के भी बीमार होने पर सुरभि पागल सी हो जाती। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, सुरभि अपने बच्चों के लिए पागल है। वैसे इन सब बातों से सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन, हफ्ते और महीने बीतने लगे और बच्चे 1 साल के हो गए। एक बार उदय ने अपने गांव यूपी में इनके 1 वर्ष पूरे होने पर पार्टी का आयोजन किया। वहां से लौटे 2 महीने भर हुए थे कि सुरभि का मासिक धर्म अनियमित हुआ। पिछले 14 महीने की एक एक घटना को सोचती सुरभि की आंख लग गई। उदय ने घर आकर चाय पी और ड्राइंग रूम के कमरे में सोफे पर पसरा गया। सुरभि 9 बजे के करीब उठी तो देखा उदय न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। माला ने बताया कि उसने चाय दे दी है। मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम अयांश और चारू की देखभाल में थक जाती हो, उदय ने कहा। तुम 9 बजे का अलार्म लगाकर सोई हो और दोनों बच्चे भी सो रहे हैं, सो मैंने जगाया नहीं तुम्हें, ये कहकर उदय चाय पीने लगा। सुरभि चुपचाप वहीं बैठी रही। वह सोचे जा रही थी। उसके दिमाग में सारे ताने, वे सारी लांछनें घूम रही थी। वह दिन कभी नहीं भूलना है उसे, जब मिसेज मेहता ने अपने बच्चे की छठी में सुरभि को बच्चा गोद में नहीं लेने दिया। मिसेज मेहता का मानना था कि शुभ काम में बांझ औरतों को दूर रखना चाहिए। सब ने बच्चे को गोद में लिया। जब सुरभि की बारी आई तो मिसेज मेहता ने बच्चा उसकी गोद में नहीं डाला और आगे बढ़ गई। सुरभि बिना कुछ कहे अपमान का घूंट पीकर वहां से वापस आ गई। कई लोगों ने मिसेस मेहता को इस बर्ताव के लिए टोका, पर वह वैसी ही रही। घर आकर सुरभि बहुत रोई, सारी रात रोती रही। उदय ने बहुत समझाया पर वह सुबकती रही। उदय ने मेहता को फोन करके आपत्ति जताई। उन्होंने मिसेस मेहता के बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। ऐसे अनगिनत
घटनाओं को सोच रही थी सुरभि। काफी समय बीतने के बाद उदय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वह टेस्ट का बता रही थी तुम? हाँ, प्रेगा किट वाला पॉजिटिव आया है। कल लैब टेस्ट कराती हूँ। हाँ, करवा लो। वैसे अयांश और चारू तो हैं ही। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, सुरभि ने अपनी हालत बयां करते हुए कहा। इसमें डरना क्या है, कितनी बार ये टेस्ट हो चुके हैं। आधी महिला स्पेशली तो तुम खुद ही हो चुकी हो। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। मुझे लग रहा है इस बार मैं कहती हुई चुप हो गई सुरभि। ज्यादा सोचो मत, अभी लैब टेस्ट कराओ, फिर देखते हैं। अगले दिन सुरभि ने लैब टेस्ट कराया, वह भी पॉजिटिव। इसके बाद उसने सिटी स्कैन भी कराया। स्कैन में भी सुरभि गर्भवती पाई गई। जिस अवस्था को पाने के लिए उसने क्या क्या जतन किए, क्या क्या नहीं सहा, वह आज अपने आप उसे मिलने जा रही है। उदय ने ये बात किसी को भी नहीं बताई सिवाय माँ के, और माँ को भी हिदायत दी कि वे किसी से ना बताएं। माँ ने भी परिस्थिति को समझते हुए उसे सुरभि का ध्यान रखने को कहा। अब तो सुरभि को उल्टियां भी आने लगी। सुरभि लगातार उल्टी करती थी। उदय सुरभि का विशेष ध्यान रखने लगा। माँ यूपी से आ गई। इन सब के बीच सुरभि चुप चुप सी रहने लगी। वह किसी से बहुत ज्यादा बात ना करती। उदय से भी काम भर की बात होती। उदय ने कई बार कोशिश की कि सुरभि का मिजाज सही करने की, पर असफल रहा। एक दिन माँ ने सुबह खाने की टेबल पर कहा, बहू आजकल तुम उदास क्यों रहती हो? अरे भगवान कितने दयावान है हम पर। ये बच्चा सही से हो जाए तो ग्रैंड पार्टी आयोजित की जाएगी। खुश रहा करो। अब तेरी अपनी गर्भ का बच्चा तेरी गोद में खेलेगा। एक छोटी सी कमी रह गई थी, वह भी पूरी होने वाली है। सुरभि ने कुछ नहीं कहा। उदय की ओर देखा। वह नाश्ता करने में व्यस्त था। फिर सुरभि अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरने के बाद रात को 2 बजे सुरभि ने उदय को नींद से जगाया और कहा, सुनिए, मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे बात करनी है। कहो, क्या बात है? क्यों परेशान हो तुम? जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मुझे एक चिंता खाए जा रही है। मैं जानती हूँ कि यह एक चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर अमृता ने भी कहा है कि अपनी मेडिकल लाइफ में उन्होंने ऐसा नहीं देखा। 4 आईवीएफ फेल के बाद सरोगेसी और फिर नॉर्मल गर्भधारण। उदय ने बीच में टोकते हुए कहा, उस दिन हैरान तो थी डॉक्टर अमृता। सही भी है, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी चिंता अयांश व चारू को लेकर है। कहकर सुरभि चुप हो गई और उदय की ओर देखने लगी। उनको लेकर क्यों परेशान हो? उनकी जितनी देखभाल तुम करती हो उतना कोई और नहीं कर सकता। अगर सब अच्छा रहा तो हमारे 3 बच्चे होंगे। कहाँ कभी हम एक के लिए क्या क्या नहीं सहे, और आज तीसरे का तोहफा मिलने जा रहा है। ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपको नहीं लगता कि मेरी गर्भ से जन्मे इस बच्चे के कारण अयांश और चारू का अधिकार मारा जाएगा? सुरभि के इस प्रश्न पर उदय अचंभित हो गया। उसने कहा, इससे अयांश और चारू का अधिकार क्यों मारा जाएगा? वे भी हमारे बच्चे हैं और ये भी हमारा ही है। तुम्हें नाहक ऐसा लग रहा है। ये तुम्हारा दिमाग का फितूर है बस, और कुछ नहीं। आपने अभी क्या कहा? वे भी हमारे बच्चे हैं और यह तो हमारा है ही। यह भी का क्या मतलब है? और फिर क्या कहा? यह तो हमारा है ही। आप अभी से फर्क कर रहे हो, यही सबसे मेरी चिंता है। उदय बचाव की मुद्रा में आते हुए तुरंत बोला, अरे भी का मतलब इतना गहरा मत निकालो, ऐसे ही कहा है। भेदभाव भी ऐसे ही होता है। मम्मी जी जब से आई हैं तब से कितनी बार कह चुकी हैं कि तुम्हारी गर्भ का यह जो होगा देखना कितना तेज होगा। अपना जन्मा अपना ही होता है। अयांश व चारू मेरा जीवन है। इन्होंने मुझे पहली बार अपने माँ होने का एहसास कराया है। मेरा सारा जीवन इन पर निछावर है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मुझे लगता है कि तीसरे बच्चे के आने पर आपका, समाज का, सबका नजरिया अयांश और चारू के लिए बदल जाएगा। ये दोयम दर्जे की संतानें मानी जाएंगी। कहते कहते सुरभि की आंखें नम हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारा वहम है यह सब। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तीनों बच्चों को एक समान मानूंगा, और माँ से मैं कल ही बात करता हूँ। उन्होंने भी ऐसे ही कहा होगा। कितना प्यार करती हैं वे अयांश व चारू से।
कहाँ कहाँ की मन्नतें इनके होने के बाद उन्होंने पूरी की है। सब भूल गई, कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। ऐसा मत सोचो। आप फिर वही फर्क कर रहे हैं। आपने फिर कहा, मैं तीनों बच्चों को एक समान मानूंगा। मतलब आप एक एहसान करेंगे। तीनों एक समान नहीं हैं, पर आप मानेंगे। और रही बात पढ़े लिखे होने की, तो उसका भेदभाव से कोई नाता नहीं होता। इतनी शिक्षा के बाद भी आज समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कितना भेदभाव है। आप बुरा मत मानिए मेरी बात का, लेकिन सोचिए इन दोनों मासूमों की क्या गलती है। जब हम अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाए तब हमने सरोगेसी का सहारा लिया। अब जब हमारे पास अयांश और चारू हैं तो क्या ज़रूरत है एक और बच्चे की। नए बच्चे के जन्म लेते ही एक पल में सबका प्यार बढ़ जाएगा। आपका कोई कसूर नहीं है और आपको मैं क्या कहूँ, अपने बारे में मैं खुद नहीं जानती। आज जिस बेबाकी से मैंने आपसे बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं कि 9 महीने अपने गर्भ में रखने के बाद बोल पाऊंगी या नहीं। 9 महीने ये मेरे शरीर में पलेगा, मेरा खाया उसे मिलेगा, मेरी हर हरकत से जुड़ा रहेगा। ऐसे में मैं खुद उससे जुड़ जाऊंगी। क्या आप, मैं भेदभाव नहीं करूंगी, इसकी गारंटी ले सकते हैं? ले सकते हैं आप मेरी गारंटी? उदय गंभीर हो गया और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हारी ये बात सही है। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद जाहिर है कि तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार हो सकता है। मैंने इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। लेकिन जब तुम अभी इतना प्यार करती हो तब भी करोगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका मुझ पर विश्वास है पर मेरा खुद पर नहीं है। बच्चा गर्भ में माता पिता दोनों के अंश लेकर आता है, विकसित होता है, फिर माँ को अपने अनुसार ढालता है। अक्सर आपने सुना होगा, गर्भावस्था में स्त्री अपने व्यवहार से उल्टा खान पान करने लगती है। जिसे मीठा नहीं पसंद वह मीठा खाने लगती है। जो फल या सब्जी कभी नहीं छूती वे फल सब्जियां पसंदीदा हो जाते हैं। ये सब पेट में पल रहे बच्चे की पसंद के हिसाब से होता है। कहते हैं एक स्त्री के 3 जन्म होते हैं। पहला, जब वह एक बेटी के रूप में पैदा हुई। दूसरा, जब वह ब्याह करके ससुराल आई। और तीसरा, जब जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इन तीनों में उसे नए लोग, नया माहौल, नई परिस्थितियों में जीना होता है। खुद को उसके अनुरूप ढालना होता है। अयांश व चारू में मैंने वह तीसरा जन्म जिया है। ये आने वाला मेरे में क्या परिवर्तन लाएगा मैं नहीं जानती। हो सकता है मैं अयांश व चारू को पहले जैसे ही प्यार करूं, पर यह भी हो सकता है कि मैं होने वाले बच्चे को ज़्यादा प्यार दूं और इनसे सौतेला व्यवहार करूं। उस दशा में इनका क्या होगा, ये सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा है। आपको इतनी रात जगाया इसके लिए माफ़ी, पर दिन में सब लोग होते हैं, कब बात करूं। उदय को सुरभि की चिंता का कारण अब समझ में आया। वह भी सोच में पड़ गया कि वाकई में ऐसा हुआ तो अयांश व चारू के साथ अन्याय होगा। तुम्हारा सोचना सही है सुरभि। अच्छा किया तुमने अपने दिल की बात कही। मैं भी सोचता हूँ इस पर। मैंने कह तो दिया है कि मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर होंगे, पर तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद मेरा भी आत्मविश्वास डगमगा गया है। तुम इस समय चिंता मत करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। इस पर फिर बात करते हैं। फिर कब बात करेंगे? आने वाले 5-6 हफ्तों में ही फैसला लेना है। उसके बाद तो ये बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो कि आने वाले हफ्तों में ही फैसला लेना है? झुंझलाकर उदय ने कहा। 20 हफ्तों के अंदर हम गर्भपात करा सकते हैं। अभी 11 हफ्ते ही हुए हैं। इसीलिए मैं पागल हो गई हो क्या? क्या बक रही हो? होश है? उदय ने चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाइए मत, पूरे होश हवास में कह रही हूँ। एक माँ बनने की तड़प मैंने जी है। मैंने सुने हैं बांझ होने के ताने, और आने वाले 9 महीनों में मुझे ही सहना है सब कुछ। गर्भधारण में पुरुष सिर्फ सहारा दे सकता है, साथ नहीं। जब आप खुद मान रहे हैं कि अयांश व चारू से भेदभाव हो सकता है, तो क्या आप उनके जीवन के साथ ये जोखिम लेने को तैयार हैं? सुरभि ने भी चिल्लाकर कहा और फूट फूट कर रोने लगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना बच्चा गिरा दें। हम कोशिश करेंगे तीनों को समान प्यार देने की। तीनों हमारे लिए बराबर होंगे। उदय ने सुरभि का चेहरा हाथों में लेकर ऊपर उठाया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आप समझ नहीं रहे हैं,
यह एक जुआ है उनकी जिंदगी के साथ। एक तरफ अयांश व चारू के प्रति मेरी ममता है और दूसरी तरफ मेरी कोख है। इस जुए में चाहे जो जीते हारेगी एक माँ ही। अगर मैं नए बच्चे को कम प्यार दूंगी तो उसका अधिकार भी मारूंगी। आप पुरुष हैं, आप नहीं समझ सकते। एक नन्हे के आंगन में आने से लेकर उसके बड़े होने तक अनवरत रहती है माँ। आज से 2 साल पहले हमें सिर्फ अपना एक बच्चा चाहिए था, चाहे जैसे कुदरत ने हमें जुड़वा दिए। वे कम है क्या? अयांश व चारू के मेरी गोद में आने के बाद मेरी गर्भ को तृप्ति मिल गई। इस बार शुरू में मैं बहुत खुश हुई, पर जब इनका चेहरा देखती हूँ तो रुलाई छूटती है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में मैं खुद इनके लिए कितना बदल जाऊंगी नहीं जानती। जिस सुरभि ने गर्भवती होने के लिए इतना सहा है, वही आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि यह बच्चा गिरवा दीजिए। कहती हुई सुरभि ने हाथ जोड़े और रोने लगी। रोते रोते उसने अपना सिर उदय की गोद में रख दिया। उदय की आंखें भर आई। वह सुरभि के सिर पर हाथ फेरने लगा। दोनों उसी तरह पड़े रहे। सुरभि सिसकती रही और उदय खामोश। कुछ समय बाद उदय ने कहा, तुम ठीक कह रही हो सुरभि, हम कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी हो गए हैं। हम इस बारे में अब किसी और से चर्चा नहीं करेंगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम जो समझाना चाह रही थी। माँ से कल मैं बात करूँगा। माँ भी इस बात को समझ जाएंगी और हमें माफ़ कर देंगी। बच्चा गिराने के इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ उदय की आंखों से 2 बूंद सुरभि के गालों पर पड़ी, जो इस बात की गवाह है कि माँ यशोदा का आज जन्म हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।